हाय स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम बैक ऑन वीटी एकेडमी। माई सेल्फ एमजे सर। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करता हूँ बायोलॉजी के ऊपर, और मेरा प्रीवियस लेक्चर और इस लेक्चर में बहुत ज़्यादा गैपिंग आ गया। उसका वजह एक ही है, मैं यूट्यूब के लिए एक अच्छा सा सेटअप तैयार कर रहा था, इस वजह से इतना डिले हुआ है और भी बहुत सारी परेशानी थी। सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ये था कि साउंड को लेकर साउंड का क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं था और नॉइज़ भी उसमें बहुत ज़्यादा आ रहा था और मुझे एडिटिंग करने में भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसलिए मैं माइक को अपडेट किया हूँ और माइक के बारे में भी मैं आपको रिव्यू दूंगा कि कौन सा माइक, मतलब ये माइक जो है वो किस लेवल पे काम करता है। आज के इस लेक्चर में मैं 11th का सीरीज चलाने वाला हूँ और 11th में ह्यूमन फिजियोलॉजी को ले रहा हूँ। ह्यूमन फिजियोलॉजी में 7 चैप्टर है कंप्लीट, और उस 7 चैप्टर में पहला चैप्टर मैं आपको डिस्कस करूँगा आपसे। पहला चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पोर्शन आता है, और इसमें क्या होता है ना कि सही से ना पढ़ने की वजह से इंटरेस्टिंग तो बहुत होता है, चाहते हैं कि अच्छा पढ़ें, बट अच्छा कंटेंट ना मिलने की वजह से कभी कभी हम लोगों का इंटरेस्टिंग पोर्शन फीका पड़ने लग जाता है, थोड़ा सा वीक होने लगता है। इसलिए आपको हमारे साथ बने रहे, मैं आपको कंप्लीट फुल एफर्ट के साथ और बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग पोर्शन और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग करके आपको मैं पेश करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करता हूँ। ह्यूमन फिजियोलॉजी, पहले तो ये समझो कि आप ये सीरीज़ किसका है, तो क्लास 11th के लिए है, और है ये क्या, तो बायोलॉजी। ठीक है, चैप्टर क्या है, ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको मैं पहले बता रहा हूँ बेसिक चीज़, ह्यूमन फिजियोलॉजी होता क्या है। उसके बाद मैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पे आऊँगा, वो कितना नंबर चैप्टर होगा वो मैं आपको बताऊँ। तो सबसे पहले ये समझो कि ह्यूमन क्या होता है, ये आपको पता है क्योंकि ह्यूमंस है तो पता ही होगा क्या है। ह्यूमन को साइंटिफिक नेम से किस नाम से जानते हैं, तो याद रखना है क्या, होमो सैपियंस। और फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। फिजियो मीन्स होता है फिलोसफी, और आपको ये पता है कि लॉजी मतलब क्या होता है, लोगस मतलब होता है स्टडी। ठीक है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का मतलब हुआ स्टडी ऑफ फिलोसफी मतलब अपने खुद के बारे में, फिलोसफी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिलोसफी का मतलब होता क्या है, तो आइडियाज़ होता है। हर एक डिफरेंट ऑर्गन्स के लिए, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के लिए अलग अलग आइडियाज़ को ही बोलते हैं क्या, फिलोसफी। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टडी ऑफ ऑर्गन्स, ये क्या लिखा हुआ है, स्टडी ऑफ ऑर्गन सिस्टम अबाउट फंक्शंस। इससे ये पता चला क्या कि ये होगा आपको फंक्शनल स्टडी। मतलब किसी भी ऑर्गन्स के फंक्शंस के ऊपर जब हम लोग स्टडी करेंगे ना तो कहलाएगा फिजियोलॉजी। ठीक है ना, तो ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स अबाउट स्टडी अबाउट ऑर्गन्स, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड देयर फंक्शंस, इंक्लूडिंग देयर फंक्शंस। तो फंक्शंस के साथ जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, फिजियोलॉजी। अगर सेलुलर लेवल पे पढ़ते हैं किसी भी ऑर्गन्स या किसी भी टिश्यू के बारे में तो वो कहलाता है क्या, एनाटॉमी। तो फिजियोलॉजी और एनाटॉमी, फिजियोलॉजी का मतलब ही हो गया कि फंक्शन से रिलेटेड हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे फिजियोलॉजी। अब ये बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी क्या होता है इसमें आप समझ लो। बायोलॉजी के बारे में आपको पहले से भी पता है कि क्या होता है, लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करने को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। मतलब स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, स्टडी ऑफ अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं बायोलॉजी। अब ये बायोलॉजी है तो इसके फादर कौन है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी याद रखना अरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी बुलाया था इसलिए क्योंकि इन्होंने कुछ क्लासिफिकेशन दिया था बायोलॉजी के ऊपर। सबसे पहला क्लासिफिकेशन अरिस्टोटल का आया था। वो क्लासिफिकेशन क्या था उसको भी आप माइंड में रखना। क्लासिफिकेशन, अरिस्टोटल क्लासिफिकेशन याद रखना।
पहला था उन्होंने दिया क्या, प्लांट, और नेक्स्ट था उनका क्लासिफिकेशन एनिमल। प्लांट और एनिमल के ऊपर उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था। तो एनिमल के ऊपर भी उन्होंने 2 क्लासिफिकेशन दिया था, एक था क्या, अनेमिया, और नेक्स्ट था क्या, इनेमिया। याद रखना है, ए से कभी भी लगे तो समझ लेना कि फॉल्स, या फिर ये मैं बोलूँ कि विदाउट, बायोलॉजी में, और ई जब भी रहेगा तो समझना क्या, विद। अब यहाँ पे विद और विदाउट क्या हुआ, तो एनिमल को क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया था किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी के कलर के ऊपर उन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया था। जिस भी एनिमल्स का कलर, अगर जिस भी एनिमल्स के अंदर आरबीसी पाया जाता हो और रेड आरबीसी पाया जाता हो तो उसे हम लोग बोलेंगे, मतलब आरबीसी तो रेड ही होता है। तो जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर मीन्स जिस भी ऑर्गेनिज्म का ब्लड रेड होता हो उसको उन्होंने कहा क्या, एनेमिया। मतलब क्या हुआ कि विद आरबीसी, मतलब क्या हुआ कि ब्लड कलर रेड, यहाँ पे रेड कलर आ गया, और विदाउट यहाँ पे क्या आ जाएगा, आरबीसी, मतलब जिसका ब्लड रेड ना होता हो। उन्होंने ये 2 क्लासिफिकेशन में दिया। अब इसका भी फर्दर क्लासिफिकेशन बना कि जिसके पास रेड ब्लड होगा वो क्या हो जाएगा, तो वर्टिब्रेट, और इन वर्टिब्रेट्स में आ जाएगा फिशेज वगैरह, बर्ड्स वगैरह, ये सब आ जाएगा, ह्यूमन्स आ जाएगा, मैमल्स आ जाएगा। और एनेमिया में क्लासिफिकेशन आया विदाउट आरबीसी, इसमें क्या हो गया, तो क्रस्टेशियंस वगैरह हो गया, और फिर पोरिफेरा वगैरह क्लासिफिकेशन जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें आ जाएगा ये। फिर आया प्लांट्स में, तो प्लांट्स का क्लासिफिकेशन भी 3 बना। एक हुआ क्या, हर्ब्स, नेक्स्ट आया शर्ब्स, और फिर एक आया क्या, ट्री। उन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया था प्लांट्स पे। हर्ब्स छोटे पौधे को बोलते हैं, शर्ब्स उससे बड़े झाड़ी टाइप का आ जाता है, इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम बनना शुरू हो जाता है, और इसके अंदर तो कंप्लीट जाइलम और फ्लोएम तो वेल डेवलप्ड होता ही है क्योंकि वो ट्री है। तो ये क्लासिफिकेशन उन्होंने इतना सारा क्लासिफिकेशन दिया था, इसलिए अरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं फर्दर कंप्लीट आगे की तरफ बढ़ता हूँ। तो स्टूडेंट अगले स्लाइड पे आते हैं। इसमें क्या रखना याद आपको, चैप्टर नंबर 16 है एनसीईआरटी से, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये आपका चैप्टर है 16 नंबर चैप्टर। याद रखना एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है NIN, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, हैदराबाद में है। उन्होंने डिफाइन किया, उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स को रीड किया, और रीड करने के बाद उन्होंने एक दिया क्या कि डाइजेशन मीन्स ये हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट्स को, किसी भी फूड को हम लोग बॉडी के अंदर डालते हैं, वहाँ से लेकर और उसको वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है तो उसको एक्सक्रीट आउट करते हैं, बाहर की तरफ निकालते हैं, उसमें बहुत सारा प्रोसेस होगा। वो सारे प्रोसेस के बारे में उन्होंने बताया, और सारा कौन सा केमिकल्स कब रिलीज होता है, कौन सा एंजाइम्स, कौन सा क्या, सारे फंक्शंस को उन्होंने बताया। इसलिए NIN इंस्टीट्यूट जो होता है वो सारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो भी स्टेप्स आया ये सब NIN ने तय किया, और उसके बाद बैलेंस डाइट या किसी भी लेवल का अगर फूड के बारे में बात होती है और फूड लेवल पे अगर स्टडी होती है तो फिर यही NIN ही तय करता है। याद रखना ये हैदराबाद में है। फिर दूसरी बात ये करते हैं हम लोग कि सबसे पहला पोर्शन आता है हमारा क्या, न्यूट्रिशन। तो इससे पहले डिफाइन करते हैं न्यूट्रिशन होता क्या है। याद रखना न्यूट्रिशन, इस चीज़ को अभी ऐसे रहने दो, उससे पहले हम लोगों को पता करना होगा क्या न्यूट्रिएंट होता क्या है। पहले न्यूट्रिएंट होगा, न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ही आएगा न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिएंट्स में आपको याद रखना
एनी केमिकल सब्सटेंस विच गिव अस एनर्जी टू डू वर्क, कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो हमें एनर्जी देता हो वर्क करने के लिए, उसे हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। ये आपको 3-4 क्लास में से ही शुरू कर देता है पढ़ाना। तो न्यूट्रिएंट होता क्या है? अब इस न्यूट्रिएंट में क्या क्या मिलेगा आपको? तो मेजर कंपोनेंट क्या मिलेगा? मेजर कंपोनेंट ऑफ न्यूट्रिएंट। मेजर कंपोनेंट न्यूट्रिएंट में क्या है? तो पहला चीज है आपको कार्बोहाइड्रेट, इसे हम लोग कार्ब भी बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद आता है प्रोटीन, उसके बाद आता है फैट, और 4th नंबर में आता है वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। तो याद रखना है आपको क्या कि कार्बोहाइड्रेट का क्या काम होता है, प्रोटीन का क्या काम होता है, और फैट का क्या काम होता है, और वाइटामिन्स का क्या काम होता है, और कितने तरीके का वाइटामिन्स होता है, वो सारे के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आपसे, क्योंकि ये बेसिक क्लास है। और बेसिक अगर आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप स्टैंडर्ड खुद से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। सबसे पहले आते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट पे। तो स्टूडेंट ये समझो पहले कि न्यूट्रिएंट के बारे में तो हम लोगों को पता चला है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाइटामिन्स और मिनरल्स होता है और फैट होता है, ये न्यूट्रिशन के कैटेगरी में, न्यूट्रिएंट के कैटेगरी में आता है। तो बट एक चीज़ रुक जाता है क्या कि न्यूट्रिशन क्या होता है? तो याद रखना प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट, प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। इसलिए मैं आपको सिंपल वे में ये बता दूं कि जब भी वर्ड आपको मिले TION, तो उससे क्या समझना आप, यह एक प्रोसेस कहलाता है। और याद रखना प्रोसेस सिर्फ एक चीज का नाम नहीं है। प्रोसेस का मतलब होता है कि बहुत सारे स्टेप से गुजरना होता है, उसको बोलते हैं प्रोसेस। और याद रखना ये डाइजेशन खुद में एक प्रोसेस है। जितना भी TION लगा हुआ वर्ड मिले तो समझ लीजिए कि वो एक प्रोसेस है। यहाँ पे न्यूट्रिशन है तो इससे ये पता चला कि न्यूट्रिएंट एक केमिकल सब्सटेंस होगा जो एनर्जी देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, बट उसके लेने का जो प्रोसेस होगा ना, वो कहलाएगा क्या? न्यूट्रिशन। तो प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी आर कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? याद रखना कार्बोहाइड्रेट में आपको बॉन्डिंग क्या मिलेगा? तो CHO, ये याद रखना, ये एक अल्डिहाइड ग्रुप आता है। जैसे इसका एग्जांपल ले लो, C6H12O6, क्या है ना, ये C और फिर H और ये O जो है ना, इसका जनरल फार्मूला होता है CHO में, देख लो यहाँ से पुट कर सकते हो आप, जनरल फार्मूला भी इसका होता है। ये अगर हम N लेते हैं तो N और ये क्या हो जाएगा, 2N हो जाएगा, और ये फिर क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। तो ये जनरल फार्मूला आता है इसका। ये हो जाएगा आपका क्या, ग्लूकोज। और फिर अगर शुगर की बात करें तो C12H22O11। ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे इस पे फॉलो नहीं करेगा, इसलिए क्योंकि ये कम्प्लेक्स वाला वर्ड आ जाता है, और कम्प्लेक्स में इसमें से हाइड्रोजन और वाटर रिलीज हो जाता है, इसलिए ये वाला चीज़ नहीं समझ में आएगा। इसलिए क्योंकि इसमें से ना एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकल गया, इसलिए क्योंकि ये 12 है तो ये 24 होना चाहिए। है कितना, 22। इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन रिलीज हो चुका है इसमें से, और यहाँ पे 12 होना चाहिए। है कितना, 11। इसका मतलब एक ऑक्सीजन निकल चुका है, मतलब दैट इज H2O यहाँ से रिलीज हो चुका है, और ये बन गया क्या, शुगर। तो शुगर की कैटेगरी में भी आएगा, और ये स्टार्च का भी फॉर्मूला होता है, याद रखना इस चीज़ को, क्योंकि स्टार्च के ऊपर यहाँ पे क्या लग जाएगा, N, एक चेन बन जाएगा। ठीक है ना। तो ग्लूकोज माल्टोज का भी यही फार्मूला होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा आप। तो देखो कार्बोहाइड्रेट को ना सिंपल वे में क्या बोला जाता है, कार्बोहाइड्रेट को बोला जाता है एनर्जी गिविंग फूड। सिंपल वे में याद रखना, मतलब ये हुआ कि अगर आपको
आपके बॉडी में एनर्जी लेवल बहुत कम है और एनर्जी नहीं मिल रहा है, काम नहीं कर पा रहे हैं आप, इसका मतलब ये हुआ कि आपका मसल तो कंप्लीट बना हुआ है, मसल्स कंप्लीट है, उसके बाद भी आपको एनर्जी नहीं मिल रहा है। इससे ये पता चला कि आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का कमी हो गया है, और कार्बोहाइड्रेट की कमी होने से भी बीमारी प्रॉब्लम आता है, बहुत सारा डिजीज़ आता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर में, इसी के लास्ट पोर्शन पे। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना वो एनर्जी गिविंग फूड होता है, और ये क्विक एक्शन में एनर्जी प्रोवाइड करता है। और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए याद रखना, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए इंजाइम्स होता है, इंजाइम्स, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन करने के लिए इंजाइम्स जो रिलीज करेगा, वो इंजाइम क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, और डाइजेस्ट करने के बाद हमारे ब्लड के साथ उसको एब्जॉर्ब करवा देगा ब्लड के साथ उसको एब्जॉर्ब करवा देगा। तो कार्बोहाइड्रेट इज अ एनर्जी गिविंग फूड, मतलब एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आते हैं, तो हमारा मिलता है क्या, प्रोटीन। प्रोटीन की बात करें हम लोग, इससे ये पहले समझो कि प्रोटीन एक्चुअली में है क्या। तो प्रोटीन जो होता है ना, उसका सिंपल मीन्स बेसिक ब्लॉक जो होता है ना, वो होता है अमाइनो एसिड। मतलब ये कहे कि प्रोटीन का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन बन जाता है, वो होता है अमाइनो एसिड। मतलब बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है प्रोटीन। तो अमाइनो एसिड प्रोटीन नहीं हो सकता है, मगर प्रोटीन अमाइनो एसिड होगा ही 100%, ठीक है ना। तो इसलिए याद रखना है कि ऑल प्रोटीन्स आर अमाइनो एसिड, बट ऑल अमाइनो एसिड्स आर नॉट अ प्रोटीन। इसलिए क्योंकि प्रोटीन बनने के लिए बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड का और भी कम्प्लेक्स बनता है, बहुत सारा अमाइनो एसिड ऐड होता है, उसके बाद ही प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन जो होता है ना बाबू, ये याद रखना है आपको, अमाइनो एसिड है, और अमाइनो एसिड से ये कहीं ना कहीं वर्ड मिलकर आ रहा है अमाइन। और अमाइन से मतलब क्या, कि इसके अंदर नाइट्रोजन ग्रुप आपको मिलेगा। नाइट्रोजन मतलब N7 वाला ग्रुप, ये गैस होता है। और हमारे इस अर्थ पे इसका अमाउंट कितना है, तो 78% आपको ये मिलेगा। क्या चीज़, तो नाइट्रोजन। इसका मतलब ये हुआ कि इनडायरेक्टली फॉर्म में देखा जाए तो हमारा बॉडी सारा का सारा क्या चीज़ से बना हुआ है, प्रोटीन से, मतलब नाइट्रोजन से बना हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए आपका बाल से लेकर नाखून से लेकर पूरा मसल्स जो है ना, वो सारा का सारा क्या चीज़ से बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है। इसलिए जब प्रोटीन कम हो जाता है बॉडी में, तब उसको बोला जाता है प्रोटीन एक्स। सिरप आता है, पाउडर आता है, उस प्रोटीन एक्स पाउडर को टेक करने के लिए बोला जाता है, या प्रोटीन का सप्लीमेंट दिया जाता है। सप्लीमेंट के भी ऊपर मैं बात करूंगा, सप्लीमेंट क्या होता है। तो प्रोटीन जो होता है उसको बोला जाता है क्या। अब ये सिंपल देखना कि प्रोटीन जो होगा ना, वो आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा, और उसके बाद ये स्ट्रेंथ भी देगा। स्ट्रेंथ मतलब एक अलग लेवल का ताकत देगा आपको, स्ट्रॉन्ग बनाएगा और एनर्जी देगा। सिंपल याद रखना क्या, कि प्रोटीन जो होता है ना, उस प्रोटीन को बोला जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड, याद रखना। बॉडी बिल्डिंग फूड का मतलब क्या हुआ, कि ये बॉडी को बिल्ड करता है। बिल्ड का मतलब अगर किसी भी बॉडी के ऊपर, किसी भी इंसान के ऊपर मसल्स ज़्यादा है, इसका मतलब यह हुआ कि उसका बॉडी बिल्ड हो चुका है, मसल्स ज़्यादा गेन कर चुका है वो। इसका मतलब मसल्स मतलब क्या हुआ, प्रोटीन उसके ऊपर ज़्यादा, मतलब अमाइनो एसिड ज़्यादा। तो ये बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाता है। मतलब अगर आपके बॉडी में मसल्स का कमी होगा, या फिर आपके बॉडी के ऊपर मसल्स बहुत कम होगा, तो आप समझ लीजिए कि आपको एक प्रॉब्लम हो गया है, एक डिजीज़ हो गया है, जिसको बोलेंगे प्रोटीन डिफिशियंसी। और प्रोटीन डिफिशियंसी जो होता है वो मरासमस में भी आता है, मरासमस भी कहते हैं उसको, और क्वास्ट्रिकॉर भी बोलते हैं। इसके लास्ट चैप्टर में हम लोग डिजीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो प्रोटीन समझ में आया, ये सेकंड नंबर पे है। फिर आते हैं थर्ड लेवल पे, तो आप आता है बनकर फैट। और फैट जो होता है ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, वाटर अनअट्रैक्टेंट का मतलब हुआ कि वाटर से ये कभी भी चिपकेगा नहीं। इससे ये पता चला कि ये वाटर डिजॉल्विंग नहीं होगा, मतलब वाटर के साथ ये डिजॉल्व नहीं हो सकता है। मतलब क्या हो जाएगा, ये वाटर
फोबिक। मतलब ये हुआ कि ये वाटर से दूर भागेगा, उसको बोलते हैं फोबिक। तो वाटर अनडिजॉल्विंग पोर्शन होता है, मतलब वाटर से ये डिजॉल्व नहीं होगा। फैट जो होता है, इस फैट्स के बारे में बात करें अगर हम लोग, तो बहुत सारा फैट होता है, जैसे लिपिड जो होता है ना बाबू, लिपिड, ये लिपिड भी क्या है, फैट ही है। अब ग्लिसरॉल भी होता है, मोनोसैकेराइड होता, ग्लिसरॉल होता है, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, पॉलीग्लिसराइड। तो लिपिड जो होगा ना, लिपिड, तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा फैट में। और फैट की बात करें तो एक होता है अनसैचुरेटेड फैट और एक होता है फैट सैचुरेटेड फैट। इसमें दो कंटेंट याद रखना। सैचुरेटेड फैट, हाइड्रोकार्बन्स में आप पढ़े होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। सैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट का मतलब हुआ कि फैट हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। मतलब ये हुआ कि कार्बन एटम्स के बीच में आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्डिंग मिलेगा ना, तो आप उसे बोलिएगा क्या, सैचुरेटेड फैट। और बी में आता है अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है ट्रांस फैट, ट्रांस फैट। और ये हार्ट अटैक के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आपको उसमें देखने को मिलेगा। इससे समझ लेना कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड जब आ जाएगा कार्बन और कार्बन के बीच में, यहाँ पे कार्बन यहाँ पे कार्बन, आपको अनसैचुरेटेड में क्या मिल जाएगा, इसमें आपको देखना मिलेगा क्या, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। डबल और ट्रिपल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा कार्बन्स और कार्बन्स के बीच में, तब वो बन जाएगा अनसैचुरेटेड और ट्रांस फैट भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट अब हम लोग अगले स्लाइड पे चलेंगे। मैं आपको सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट हमारा है 4th नंबर में, जिसको बोलते हैं क्या, वाइटामिन्स। याद रखना ये वाइटामिन्स जो है ना, दो वर्ड से मिलकर बना है। एक होता है वाइटा, और वाइटा का मतलब होता है और फिर एक है वर्ड अमाइन, और अमाइन का मतलब होता है अमाइनो एसिड, ठीक है। वाइटा और अमाइंस, मतलब ये हुआ कि वाइटा का मतलब होता है, याद रखना इस चीज़ को, लाइफ, और अमाइन का मतलब क्या हुआ, अमाइनो एसिड। मैंने पहले ही लिख दिया हूँ, यहाँ पे लिखो अमाइन, उसके बाद नीचे में लिख देना अमाइनो एसिड, अमाइन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमाइनो एसिड। मतलब वैसा कंपाउंड्स, वैसा न्यूट्रिएंट जो अपने आप में ये माना जाता था, ये रियलिटी नहीं है, ये पहले माना जाता था, ये सपोज किया जाता था कि वाइटामिन्स जो है वो अमाइनो ग्रुप रखता है, मीन्स नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है। प्रोटीन है, ऐसा रियलिटी में नहीं है, ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, ये अपने आप में कार्बन रखता है। याद रखना वाइटामिन्स है अगर ये, तो वाइटामिन्स जो होता है वो हमारे बॉडी के अंदर दो तरह का वाइटामिन्स होता है। पहला एक होता है फैट सोलुबल, और फिर एक होता है वाटर सोलुबल। फैट सोलुबल वाइटामिन्स और वाटर सोलुबल वाइटामिन्स में याद रखना, सबसे पहले मैं इसका कोड लिखवा दे रहा हूं, आपको याद हो जाएगा, WBC याद रखना, पहले याद रखना WBC, उसके बाद लिखना W फॉर वाटर,
और बी मतलब विटामिन बी, और सी मतलब विटामिन सी। मतलब WBC में क्या आ जाएगा, WBC याद रखना व्हाइट ब्लड सेल होता है ना, तो WBC से याद रखना वाटर सोल्यूबल विटामिन से W से आएगा, और B हो जाएगा विटामिन बी, और C हो जाएगा विटामिन सी। और फैट सोल्यूबल में आ जाएगा, कोड इसका लिखना F एडिक, ADEK, F एडिक। मतलब क्या हुआ, सबसे पहले कोड याद रखा जाता है। F मतलब फैट, और विटामिन, विटामिन क्या हो जाएगा A, फिर विटामिन D, फिर विटामिन E और विटामिन K। ये विटामिन्स जो होता है ना, ये कहलाता है आपको फैट सोल्युबल विटामिन्स। वैसा विटामिन्स जो सेल के साथ एंटर कर जाता हो हमारे सेल में, मतलब वैसा विटामिन्स जो सेलुलर लेवल पे हो, सेल के साथ ऐड हो जाता हो, टिश्यू में जाकर डिसॉल्व हो जाता हो, उससे बोलेंगे फैट सोल्युबल विटामिन्स। क्योंकि जब हम लोग सेल पढ़ते हैं ना, तो सेल जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन, अगर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड होता है। क्या होता है, लिपिड का बाई लेयर प्रोडक्ट पाया जाता है, ये न्यूक्लियस हुआ। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जब आप स्ट्रक्चर पढ़िएगा तो उसमें आपको लिपिड दोनों तरफ, आगे और पीछे की तरफ अरेंज किया हुआ मिलेगा आपको। ये आपको लिपिड हो जाता है, और इधर से भी ये लिपिड का 2 लेयर है, और इसके बीच में फैट पाया जाता है, फैट का मेम्ब्रेन, सॉरी इसके बीच में प्रोटीन पाया जाता है। तो लिपिड हुआ, ये लिपिड दोनों तरफ है, मतलब ये हुआ कि सेल जो है ना वो लिपिड का बना हुआ है एक्चुअली में, और जो लिपिड है तो वो फैट है। तो फैट जो ये विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के जो है, ये आपको कहाँ मिलेगा, तो सेल में मिलेगा, मतलब टिश्यू में मिलेगा। और वाटर सोल्युबल विटामिन जो है ना, ये वाटर आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लड के साथ डिसॉल्व किया हुआ मिलेगा, ठीक है ना। तो ब्लड के साथ ही ये बना हुआ रहेगा। तो समझ जाना कि WBC जो होता है वो WBC मतलब विटामिन बी और विटामिन सी जो हो जाता है वो वाटर सोल्युबल विटामिन हो जाता है। याद रखना WBC, अब एक समझ लो कि विटामिन बी को ना बोला जाता है बी कॉम्प्लेक्स, इसलिए क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स का मतलब ये हुआ कि विटामिन बी जो होता है ना, B1, B2, B3, B4 ऐसे करके बहुत ज़्यादा B12 तक आता है, इसलिए बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स। और विटामिन सी जो होता है वो आपको कहाँ मिलेगा, तो साइट्रस फ्रूट में मिलेगा। और एक खासियत इसके बारे में मैं बता दूं आपको, विटामिन सी जो होता है ना, ये क्या करता है काम, तो सिंपल ये क्या करता है ना, ब्लड के अंदर फाइबर बनाने में मदद करता है। इसका कहानी समझ लो 2 मिनट के लिए। जब इंसान को डेंगू होता है ना, डेंगू, आपको पता है कि ये डेंगू क्या है, ये है आपको वायरल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन। और जो भी इन्फेक्शन क्या होता है ना, वायरल ही होता है ज़्यादातर। तो डेंगू जो होता है ना वो वायरल इन्फेक्शन है। मतलब ये हुआ ना कि मॉस्किटो के बाइट से ये इन्फेक्शन कॉज करता है, और ये एडिस मॉस्किटो है, एडिस एजिप्टी नाम का मॉस्किटो है, जो बाइट कर लेता है तो डेंगू हो जाता है। मतलब वायरल इन्फेक्शन उस बॉडी तक पहुंच जाता है, दूसरे इंसान, नॉर्मल इंसान तक। तो इससे ये पता चला कि जब आप डेंगू हो जाता है तो डेंगू के दौरान में क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा रैसेस आने लगेगा बॉडी के ऊपर, और पूरी बॉडी में पेन होना शुरू हो जाएगा। पेन हो क्यों रहा है, इसलिए होता है क्योंकि प्लेटलेट्स काउंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से फॉल करने लग जाता है। प्लेटलेट्स क्यों फॉल कर रहा है, इसलिए क्योंकि प्लेटलेट्स इस डेंगू का जो भी इन्फेक्शन है ना, मतलब मॉस्किटो जो भी प्लाज्मोडियम लेकर आया है वो उस RBC के साथ रहता है और प्लेटलेट्स के साथ रहता है, जिसको फॉल करने लग जाता है, तोड़ने लगता है, ब्रेक करने लगता है, जिसकी वजह से डेंगू कंडीशन में प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से फॉल करने लग जाता है। जब भी प्लेटलेट्स आपका डाउन होने लगेगा तो सिंपल ये समझ लीजिए कि बहुत तेज़ी से वो डाउन करने लगेगा,
उसको बचाने के लिए, उसको रोकने के लिए हमें फाइबर लेना ज़रूरी होता है। मतलब ब्लड फाइबर, ब्लड में फाइबर बनाना। देखो ब्लड जो होता है वो फाइबर फ्री होता है, मगर जो भी अगर उसमें विटामिन सी टेक करेंगे ना तो उससे क्या होगा ना कि ब्लड के अंदर फाइबर बनेगा, और फाइबर जब बनेगा तो वो जो थ्रोम्बोसाइट्स का ब्रेकडाउन हो रहा है, मतलब प्लेटलेट्स का ब्रेकडाउन हो रहा है ना, वो रुकने लगेगा, सप्रेस होने लगेगा, जिसकी वजह से फर्दर प्लेटलेट्स ब्रेक नहीं करेगा, और ब्रेक नहीं करेगा तो फिर हम लोग रिकवरी की तरफ आने लगते हैं। तो इससे ये पता चला कि जब भी डेंगू होता है तो इसमें एक बहुत अच्छा सा फ्रूट्स है जिसका नाम है क्या, कीवी। और कीवी में क्या होता है, तो इसके अंदर आपको मिलेगा विटामिन सी, बहुत ज़्यादा रिच्ड, हाईली रिच्ड विटामिन सी पाया जाता है उसके अंदर। तो कीवी के अंदर इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कीवी खाने के लिए। अगर आपके पास कीवी ना हो और डेंगू का पता चले कि डेंगू आ गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक सिंपल वे कि उस पेशेंट को आप जितनी बार हो सके आप उसको मैक्सिमम टाइम में ना, जब भी वो पानी इनटेक करे, सिंपल पहले चीज़ कि फ्लूइड उसको बहुत ज़्यादा देना है। फ्लूइड देना है तो कैसा देना है कि नींबू को ना पानी में आप निचोड़े, और निचोड़ने के बाद उस नींबू को आप उस पेशेंट को पिलाएं, उसका डेंगू का लेवल बहुत कम होने लगेगा, मतलब इन्फेक्शन बहुत कम होने लगेगा। वजह क्या है कि विटामिन सी जाएगा तो ब्लड के अंदर फाइबर बनना शुरू होगा। ठीक है ना, ये आप खुद अपने लेवल पे काम कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं विटामिन ए। तो विटामिन ए जो होता है वो नाइट ब्लाइंडनेस, इसके कॉज से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ये आपको पता है। विटामिन डी से क्या होता है, इससे क्या हो जाएगा ना कि बोन जो होगा वो, इस बोन का डेंसिटी कम होने लगता है। मतलब क्या होता है ना कि इससे सिंपल ये समझिए कि बोन जो होगा ना वो वीक होने लगेगा। और विटामिन डी कहाँ पाया जाता है, तो सन में पाया जाता है, सन रेज में। ई जो होता है विटामिन ए, ये विटामिन ई जो होता है ना वो स्किन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखना। ये विटामिन ई जो होता है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बिल्ड करता है और स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद विटामिन के होता है, ये एक के जो है ना वो क्लॉटिंग फैक्टर है, और क्लॉटिंग फैक्टर में ये तैयार कौन करता है, याद रखना ये एक क्लॉटिंग फैक्टर है, मतलब जिससे क्या होता है ना कि क्लॉट करता है ब्लड, क्लॉटिंग फैक्टर है। और ये बनाता कौन है, लीवर। जब आपका लीवर इन्फेक्शन हो जाएगा, अगर लीवर सिरोसिस की तरफ जा रहा है या लीवर फेलियर की तरफ जा रहा है, तो समझ लीजिए कि इस विटामिन के का जो टाइम होगा ना ब्लड को कोगुलेट करने का, वो कोगुलेट नहीं करेगा, थोड़ा सा समय लेगा। तो यही कंडीशन है, इस चीज़ में याद रख लेना। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, विटामिन ए जो होता है वो आपको नाइट ब्लाइंडनेस होता है, और ये कहाँ मिलेगा आपको, तो कैरोट में मिलेगा, ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलेगा, मिल्क में मिलेगा। और याद रखना मिल्क जो होता है ना वो मिल्क इज अ कंप्लीट बैलेंस डाइट। मिल्क जो है वो कंप्लीट बैलेंस डाइट है, हर एक पोर्शन को टच करता है, वो हर बहुत मैक्सिमम लेवल का न्यूट्रिएंट्स उसके पास होता है। ठीक है ना, इसलिए रोज़ एक गिलास मिल्क लेना ज़रूरी होता है। विटामिन डी जो हो गया वो क्या करता है ना कि हमारे बॉडी में कैल्शियम को बाइंड करने में मदद करता है। और याद रखना कि जब भी विटामिन डी का कमी होने लगेगा ना तो आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू होगा, और वो पेन इतना लेवल पे बढ़ जाएगा कि आपको फीवर भी लगने लगेगा। और आप क्या कीजिएगा ना कि जब डॉक्टर से ट्रीटमेंट में आइएगा तो डॉक्टर डेंगू का जांच लिखेंगे, मलेरिया का लिखेंगे, बहुत तरह तरह का आपको डायग्नोस करेगा। वो करने के बाद फिर बाद में जब विटामिन डी का ट्रीटमेंट करेगा तो पता चलेगा कि अरे ये तो विटामिन डी की वजह से फीवर लग रहा है। तो कभी कभी विटामिन डी के कमी की वजह से इंसान के बॉडी में बहुत पेन होने लगेगा और फीवर भी होने लगता है। तो विटामिन डी जो होता है ना वो कैल्शियम को बाइंड करने में मदद करता है। ठीक है, और उसके बाद ई में आपको मैं बता दिया हूँ कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में और स्किन को नॉर्मल और अच्छे हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्किन के अच्छे हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और के में तो आपको लिखा ही हुआ है क्लॉटिंग फैक्टर ये होता है। तो इस चीज़ को आप कंप्लीट देख लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या है ना कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के ऊपर जंप करेंगे। हो सकता है कि इस लेक्चर में मैं आपसे उस लेवल पे डिस्कस ना करूं, मगर याद रखना
कि अगले पोर्शन में जब हम लोग अगले नेक्स्ट पोर्शन में आऊँगा नेक्स्ट लेक्चर पे, तो उसमें मैं कंप्लीट आपके कंटेंट के ऊपर बात करूँगा, क्योंकि ये आपका बेसिक पोर्शन था। और भी बेसिक हो सकता था और भी डीप लेवल पे हो सकता था, मगर मैं उस लेवल को टच नहीं किया हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट है सुपरफिशियली उस पर चला हूँ। तो याद रखना NIN के बारे में जो मैंने आपको बताया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, उन्होंने डाइजेशन से लेकर, मतलब क्या हुआ कि हम लोग अगर किसी भी फूड को इनटेक करते हैं, उस फूड को इनटेक करने के बाद उसको एक्सक्रीट आउट करते हैं, बाहर की तरफ एग्जिट करते हैं, तो उसमें बहुत सारा प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस क्या होता है? तो इंजेशन। आपको पता है कि इंजेशन क्या होता है? टेकिंग ऑफ फूड इन माउथ के अंदर फूड को टेक करना, उसे ही बोलते हैं इंजेशन। जैसे हाथ से उठाया मुंह में रख दिए, ये इंजेशन प्रोसेस खत्म हुआ, यही था इंजेशन। उसके बाद आते हैं तो सेकंड नंबर में मिलेगा आपको डाइजेशन, क्योंकि ये आप 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे कि डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है ना, वो माउथ से ही शुरू हो जाता है। तो माउथ में आप जैसे जाइएगा वैसे ये डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और इसमें क्या होता है ना, डाइजेशन में ब्रेकिंग ऑफ फूड, इसमें फूड का ब्रेक होगा। सिंपल, वो डाइजेशन आपको कहाँ से शुरू होगा? तो माउथ से शुरू होगा। इससे ये पता चला कि माउथ में ही क्या निकलता है? सलाइवा। माउथ में आपको सलाइवा रहता है, और उस सलाइवा के ऊपर क्या होता है? एंजाइम होता है, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट, ये जो भी पोर्शन हम कंटेंट किए हैं माउथ में, वो क्या होता है? ब्रेक होना शुरू हो जाता है। तो डाइजेशन जो प्रोसेस है, ये हम लोग बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ेंगे, बस अभी यहाँ पे मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ। डाइजेशन में क्या होगा ना कि बॉन्ड लेवल पे क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा, ब्रेकिंग होगा। उसके बाद आते हैं थर्ड नंबर पे। तो डाइजेशन के बाद आएगा क्या? कंप्लीट डाइजेशन प्रोसेस कहाँ से शुरू होगा, कहाँ तक चलेगा? तो माउथ से शुरू होगा, और कंप्लीट लार्ज इंटेस्टाइन तक, और ये डाइजेशन प्रोसेस जो होगा वो माउथ से शुरू होगा, और माउथ से शुरू होने के बाद ये कहाँ तक आएगा? तो स्मॉल इंटेस्टाइन तक पोर्शन आता है इसका डाइजेशन का। डाइजेशन के बाद आता है एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन का मतलब ये हुआ कि डिफ्यूज हो रहा है, इसमें डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिएंट इन ब्लड में जब न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व हो जाएगा ना, डिफ्यूज हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। ठीक है। उसके बाद आते हैं फोर्थ नंबर पे। तो फोर्थ नंबर में मिलेगा आपको एसिमिलेशन। और याद रखना एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है? तो ये क्या यहाँ पे क्या होगा ना कि यूज ऑफ न्यूट्रिएंट बाय सेल, या फिर दूसरे लैंग्वेज, दूसरे हिसाब से बोले तो क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन सेल। सेल तक अगर वो फूड प्रोडक्ट पहुंच जाता है, रिच हो जाता है, पहुंच जाता है वहाँ तक फूड सेल में, तो वहाँ पे क्या हो गया कि एसिमिलेशन प्रोसेस हुआ। मतलब क्या हुआ कि एसिमिलेशन से ही हम लोगों को एनर्जी मिलता है। अभी सबसे पहला डाइजेशन हुआ, इंजेक्शन मुंह में लिए खाना, उसको चबाए, बाइटिंग किए, बाइटिंग करने के बाद वो बॉन्ड लेवल पे ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद वो बन गया आपका डाइजेशन प्रोसेस। स्टमक में जाएगा तब भी डाइजेशन होगा, अलग स्टेज पे अलग अलग तरीके से डाइजेशन होता है। और उसके बाद फिर आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब डाइजेस्ट जो हो गया फूड, अब वो सिंपल वे में ब्रेक डाउन हो गया, सिंपलर प्रोडक्ट में, सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होने के बाद वो ब्लड के साथ मिलेगा। ब्लड के साथ मिलेगा, मिलने के बाद ब्लड में वो रन करेगा, रन करने के बाद वो हर एक सेल तक जाएगा, सेल उसको यूज करेगा, तो कहलाएगा एसिमिलेशन। और फिर फिफ्थ वाले प्रोसेस में होता है इजेशन। इजेशन का मतलब क्या होता है? एग्जिट
ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड है। तो एग्जिट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड थ्रू आउट आवर बॉडी, हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है तो उसे बोलेंगे इजेशन। याद रखना एक चीज़ गौर करना कि इस सारे प्रोसेस में ना TION लगा हुआ है, TION। इसका मतलब ये हुआ कि सारा का सारा क्या है, मैंने अभी बताया था आपको, ये बन जाता है प्रोसेस। और प्रोसेस जो होता है वो एक चीज़ का नाम नहीं होता है। प्रोसेस का मतलब हुआ कि कई स्टेप उसके अंदर इन्वॉल्व हो, उसको बोलते हैं प्रोसेस। तो ये जो भी प्रोडक्ट, जो भी स्टेप्स हम लोग देख रहे हैं, ये खुद में फूड के यूज होने का स्टेप है और फूड अनडाइजेस्टेड फूड के बाहर निकलने का स्टेप है, मगर इस स्टेप के अंदर भी बहुत सारा स्टेप इन्वॉल्व है, इसलिए ये एक प्रोसेस बन गया। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन आता है। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किस के बारे में, तो इंजेशन के बारे में पढ़ेंगे। इंजेशन के बाद ही जस्ट प्रोसेस में शुरू हो जाएगा डाइजेशन, और डाइजेशन बहुत लंबा चलेगा। उसके बारे में कंप्लीट हम लोग पढ़ेंगे कि डाइजेशन जैसे माउथ में रखते हैं तो वो प्रोडक्ट कैसे ब्रेक डाउन होता है, कैसे कौन सा एंजाइम्स रिलीज होता है, एंजाइम्स क्या होता है, ये सारे के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो जब तक के लिए आप इस नोट्स को कवर करें, और नोट्स को कवर करने के बाद अगले पोर्शन में मैं आपको इसके बारे में इंटरेस्टिंग पोर्शन बताने वाला हूँ, और वहाँ से आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा, आपके कंटेंट के हिसाब से चलना शुरू हो जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो स्टूडेंट मिलते हैं अगले लेक्चर में, और वो लेक्चर हमारा 2nd नंबर लेक्चर होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी के ऊपर। और भी मैं 12 लेवल पे भी लेक्चर प्रोवाइड कर चुका हूँ, आप एक बार हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं और कंटेंट देख सकते हैं कि किस लेवल पे मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड कर चुका हूँ। थैंक यू स्टूडेंट। एक आपके लिए अपडेट है कि मैं फिजिकल क्लासेस भी रन करता हूँ, तो उसका पिक नोट्स का, और फिर मैं आपको इसमें जो अभी बात किया हूँ उसका पिक आपको इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, और वो क्लियर कट इमेज होगा, आप वहाँ से नोट्स तैयार कर सकते हैं आसानी से, और भी इंटरेस्टिंग पोर्शंस आपको वहाँ पे मिल जाएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। ओके।